बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कल लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। परसों हमने डिस्कस किया था। उसमें एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि ये प्लांट्स को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनहेल करती हैं। दूसरा हमने उसमें जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस की थी। एक अमोनिया था, एक यूरिया था, दूसरा और उसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। तीसरा हमारे पास था नेक्स्ट जो अमोनियम नाइट्रेट, जहाँ से हमने आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट जो आपका है, इसमें हमारे पास आता है जी कि इट इज़ पहले स्टेप में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। ये इसमें ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका क्या है ना, अमोनियम नाइट्रेट के जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कैसे बनाते हैं। तो हम कहते हैं जो अमोनिया है गैस होती है, लेकिन अमोनिया आपको पता है पानी के साथ जब मिक्स होती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना बेसिक सोल्यूशन बना देती है। ठीक हो गया। और जो नाइट्रिक एसिड ये आपका एसिड है, तो एक गैस यानी बेसिक गैस जो पानी से मिलके बेस बनाती है। एक बेस और एसिड आपस में मिलेंगे तो साल्ट बन गया। इस वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं कि ये एक एसिड और बेस का रिएक्शन। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी ये हो सकता है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे इसमें हमारे पास एमसीक्यू ये आता है, आगे इसने वैसे प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि हम इसको हासिल कैसे करते हैं कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो वाटर को एवापोरेट कर देते हैं, तो सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट जो है ना वो हमारे पास हासिल हो जाता है, जिसको फिर ऊपर से यानी हाइट से गिराते हैं, नीचे से हवा वगैरह दे के ठंडी हवा दे के तो उसको ड्रॉपलेट की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैलेट की शक्ल में या प्रिल्स, जैसे यूरिया की हमने बात की थी उसी तरह प्रिल्स उसकी बना लेते हैं। दूसरा एमसीक्यू इसमें ये बनता है, ये आखिरी लाइन में, कि अमोनियम नाइट्रेट कंटेन्स 33 to 33.5% नाइट्रोजन है इसके अंदर। ये एमसीक्यू हो गया। ये आपको मैंने बताया था जैसे कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। उसके बाद है ये आपका एमसीक्यू पास पेपर में बहुत दफ़ा आया और मे बी एक्सरसाइज का सवाल भी है कि इट इज़ यूजफुल फर्टिलाइजर फॉर मेनी क्रॉप्स एक्सेप्ट पैडी राइस because the microbial bacteria in flooded fields decomposes it to nitrogen gas। एमसीक्यू ये बनता है कि अमोनियम नाइट्रेट कौन सी क्रॉप जो है उसमें हम नहीं उसको यूज़ कर सकते, तो वो पैडी राइस हो गया। और दूसरे नंबर पे कि उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, उसका आंसर आपने ये बताना है कि जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं फ्लडेड फील्ड्स के अंदर, क्योंकि चावल की फसल होती है उसमें वो खेत को पानी से भर दिया जाता है ना बीज उसकी बोने के बाद, तो उसका वो फ्लडेड फील्ड बन जाते हैं ना पानी से भरे। तो उन फ्लडेड फील्ड्स के अंदर फिर जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोबियल बैक्टीरिया, वो इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे। नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी तो नाइट्रेट तो आपका प्लांट्स को मिलेगा ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, पूरे नाइट्रोजन गैस की शक्ल में निकल जाएगा, इसलिए फिर इसको यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ आल्सो यूज इन कम्बिनेशन विद लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन के साथ भी यूज़ किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना उसके साथ मिक्स करके भी यूज़ करते हैं। और इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये एमसीक्यू हो गया हाइग्रोस्कोपिक का। एक एमसीक्यू हो गया कि इसको लाइमस्टोन के साथ कंबाइन करके भी यूज़ किया जाता है। तीसरा एमसीक्यू हो गया पैडी राइस वाला कि इसमें इसको यूज़ नहीं किया जाता। और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि इसको पैडी राइस में क्यों नहीं यूज़ किया जाता। ठीक हो गया, उसका आंसर आपने दे दिया कि वो नाइट्रोजन गैस में उनको डिकम्पोज हो जाता है इस वजह से। एमसीक्यू ये आपका बना चौथा, यानी इसमें अमोनिया नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। ठीक हो गया। और पांचवा ये कौन सा रिएक्शन इसके लिए इस्तेमाल होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन दो आपके यहाँ मेन बन रहे हैं, एक ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कैसे बनाते हैं उसमें आप ये रिएक्शन लिख देंगे, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पैडी राइस के लिए इसको क्यों यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास आता है फास्फेटिक फर्टिलाइजर है कि फास्फोरस के फर्टिलाइजर, फास्फोरस कंटेनिंग जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी क्या खसूसियात हैं, वो क्या क्या प्लांट्स को प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है।
तो ये नोट्स में हमारे पास इसका जो आंसर है इसका वो ना पॉइंट्स, वो उधर पॉइंट्स नहीं बनाए, इधर मैंने ज़रा पॉइंट्स बना दिए, तो पॉइंट्स ज़रा हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको देखना फंक्शन उसके क्या बनते हैं। बुक से भी आप यही नोट कर सकते हैं। तो बेसिक फंक्शन ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर हमारे पास जो बनते हैं वो है, इट इज़ पहला रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ, ये अर्ली ग्रोथ को बढ़ाता है। पीछे आपको याद अगर है ना नाइट्रोजन का ये था, तो उसमें भी ये पहला पॉइंट यही था, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ में ये यूज़ होता है, और डेवलपमेंट ऑफ स्टेम और लीव्स के अंदर नाइट्रोजनस जो फंक्शन फर्टिलाइजर्स हैं उनकी फंक्शन में ये बात आती है। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट ये वाला सिमिलर होगा उसके साथ। दूसरा, इट एक्सेलरेट्स द सीड एंड फ्रूट फार्मेशन, ये एमसीक्यू पास पेपर में भी आया हुआ है, या शायद एक्सरसाइज में भी है, कि जो फास्फोरस का फर्टिलाइजर्स हैं वो किसकी फार्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, तो सीड और फ्रूट की फार्मेशन को ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अर्ली स्टेजेस, अर्ली ग्रोथ में भी ये काम कर रहे हैं, और सीड फ्रूट जब बन जाते हैं और आखिरी स्टेजेस पे होते हैं तब भी फास्फोरस उसमें अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, ये डिजीजेस की अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है उसको बढ़ा देता है, ये इसका पॉइंट आपका। वो जो पीछे था नाइट्रोजन फर्टिलाइजर था, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ये रेजिस्टेंस के हवाले से तो नहीं था, लेकिन हाँ उसमें ये नहीं आया था नाइट्रोजन, बस इसी में आपका आता है फास्फेटिक फर्टिलाइजर में कि ये रेजिस्टेंस टू डिजीजेस है, ठीक हो। अच्छा, अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर में हमारे पास यहाँ एक ही आपकी जो सिलेबस में दिया हुआ है, अमोनियम डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। अच्छा, इससे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ की जो आखिरी दो लाइनें हैं उसमें ये एमसीक्यू है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आर, एक तो ये एमसीक्यू याद रखना है कि वाटर सॉल्युबल है, और दूसरा है कौन कौन से, सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट उसका फार्मूला दिया हुआ है, इस तरह ट्रिपल फास्फेट इसका दूसरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट उसका फार्मूला भी दिया हुआ है। अच्छा, ये आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया था इसका, इन्हीं का, कि राइट द फार्मूला ऑफ सुपर फास्फेट एंड ट्रिपल फास्फेट, यानी नाम नहीं उसने लिखे थे कैल्शियम सुपर, इस तरह नहीं लिखा था, सिर्फ ये कहा था सुपर फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट के फार्मूले लिख दें। तो हमने ये कैल्शियम सुपर फास्फेट और जो ये अमोनियम फास्फेट, इन दोनों के फार्मूले लिखने पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका पास पेपर में आया हुआ। इस चैप्टर का मैंने आपको पहले बता दिया हुआ ना कि एक्सरसाइज में तो इसके इतने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिए हुए, तो इसलिए आपको इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पास पेपर में आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर करें ताकि इस चैप्टर के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू अच्छी तरह हो सके। अच्छा, एक ही इसने जो आपका फास्फेटिक फर्टिलाइजर यहाँ डिस्कस किया, ये है डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। डाई अमोनियम फास्फेट क्या कहता है कि पहले तो इसकी प्रिपरेशन दी हुई है कि इट इज दिस कंपाउंड ऑफ फेयरली हाई प्योरिटी इज प्रिपेयर्ड बाय कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ रिएक्टिंग एनहाइड्रस अमोनिया विद फास्फोरिक एसिड। कंटीन्यूअस प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं ना कि ये आपका H3PO4 है ना, फास्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोजन, और अमोनिया जब एक आती है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो वो बन गया, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकली है वो NH3 से मिलके होगी NH4, और यहाँ पीछे कितनी रह गई, H2 रह गया, 2 हाइड्रोजन रह गई, और PO4 साथ वैसे ही आ गया, तो कंपाउंड बना NH4 H2PO4। फिर अगले स्टेप में एक और अमोनिया आती है, वो एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है, तो 2 अमोनिया आके 2 हाइड्रोजन को निकाल देती हैं, तो अमोनियम फिर 2 हो गए, NH4 2 बन गए, और हाइड्रोजन 3 में से 2 निकल गई तो ये 1 रह गई, और PO4 साथ वैसे आ गया, तो नाम आपका ये अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट जो कंपाउंड वो बन गया। तो इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं कह रहे हैं कि एक दफ़ा अमोनिया आई, एक प्रोडक्ट बना, फिर उसमें दूसरा मालिक्यूल आया, फिर दूसरा प्रोडक्ट बना, इसलिए इसको नाम उसने दिया कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू ये बन रहा है। कंडीशन इसकी क्या है कि 60 से 70 डिग्री सी टेम्परेचर देते हैं, और 5.8 से 6.0 इसकी pH रखी जाती है। ये भी वैसे रिएक्शन एसिड बेस का ही है, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहला रहा, क्योंकि इसमें हम pH मेंटेन कर रहे हैं ना, कि हमने 5 और 8 से 6 रखनी है। ये pH आपको पता है 7 से कम है, 7 से कम होने का मतलब एसिडिक pH है, तो इसका मतलब जो एसिड है उसकी अमाउंट ज़्यादा रखी जाती है, और जो बेस है उसकी अमाउंट आपकी कम रखी जाती है, तो एसिड की ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से वो फिर ज़्यादा
पीएच शो, जो पीएच की वैल्यू फिर एसिडिक पीएच शो कर रहा होता है। इसमें आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यू पास पेपर के हवाले से, ये डिग्री सी और पीएच वगैरह बन सकते हैं एमसीक्यू, पास पेपर में शायद ये नहीं आए हुए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक अच्छा एमसीक्यू बनता है इसका, कि ये रिएक्शन आपका जो डाई अमोनियम फास्फेट हम बनाते हैं अमोनिया और फास्फोरिक एसिड से, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्रिस्टल इसकी कैसे बनाते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हीट ऑफ रिएक्शन वेपोराइजेस वाटर, वाटर तो इसमें से एवापोरेट हो जाता है और क्रिस्टल्स ऑफ डाई अमोनियम फास्फेट जो है वो बन जाती हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, वाश कर लेते हैं और ड्राई कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने प्रोसेस नाम सुना होगा, कि जिसमें ना जो सॉलिड होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, लिक्विड वगैरह साइड में निकल जाता है, सॉलिड को इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ये अमूमन तब किया जाता है जब आपका जो एक, जैसे मेरे पास बीकर है, बीकर के अंदर मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर साल्ट मौजूद है, लेकिन साल्ट जो है ना वो उसकी क्रिस्टल इतनी दूर दूर हैं कि वो नीचे नहीं बैठ रही बल्कि उसी के अंदर ही फैली हुई है, डिस्पर्स है। जैसे मैं जेली की मिसाल है, जेली आप लेके थोड़ी सी टुकड़े करके उसको पानी में आप डाल दें तो वो पानी में फैल जाएंगे, टुकड़े फैल जाएंगे, नीचे कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि मास छोटी होने की वजह से ग्रेविटी का असर कम है, इसलिए वो बैठते नहीं है बल्कि ऊपर ही तैरते तुरते रहते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इसको अच्छी तरह घुमाएंगे ना, बीकर को पकड़ के घुमा लें या किसी मशीन में रख के घुमा लें, तो जब आप इसको बोतल को बीकर या बोतल में लेके ऊपर से बंद करके उसको अच्छी तरह घुमा लें, जब आप घुमाएंगे तो वो जो उसके अंदर है ना, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, वो ग्रेविटी की वजह से, आपकी घुमाने की वजह से वो फिर होता है ना, आप जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कल में घुमा रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन पार्टिकल्स को सर्कल के सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करती है। तो उस दूर ले जाने के चक्कर में फिर ये होता है कि वो सारे के सारे जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम के साथ, उस बोतल वगैरह की जो बॉटम है वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाद में हम ऊपर से पानी वगैरह जो भी है लिक्विड उसको उतार लेते हैं और नीचे से मटेरियल हम उसको हासिल कर लेते हैं, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। जो पहले सेंट्रीफ्यूज किया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा किया है, फिर वाश किया और फिर उसको ड्राई कर लिया। इसमें जी 16% नाइट्रोजन होती है और 48% P2O5 होता है। ये एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है और पास पेपर में भी ये आया हुआ है शायद। और इसमें 75% जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है ना वो इसके अंदर मौजूद है, यानी ये जो अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट है इसके अंदर 75% प्लांट न्यूट्रिएंट। क्यों? देखिए ना, इसके अंदर हाइड्रोजन भी आ गई, इसके अंदर नाइट्रोजन भी आ गई, इसके अंदर ऑक्सीजन भी आ गई। तो प्लांट को मेजर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, वो सारे इसने दे दिए सिवाय पोटेशियम के। पोटेशियम भी चाहिए होता है ज़्यादा अमाउंट में, तो पोटेशियम अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपका ये वैसे ये वाला कंपाउंड जो है बाकी सारे जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो सारे प्रोवाइड कर देते हैं। इस वजह से कहते हैं कि 75% तक प्लांट को जो चाहिए चीज़ें अपनी ग्रो के लिए वो ये वाला कंपाउंड प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें आपके पास ये वाला जो 75% प्लांट न्यूट्रिएंट वाला, ये एमसीक्यू के तौर पे इसको आपने मार्क कर लें। ये पास पेपर में भी सवाल ये आया हुआ है मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, इनके क्या क्या फंक्शन आते हैं। तो इसमें भी आपके पास ये पॉइंट्स बने हुए हैं नोट्स में ना, कि पहला पॉइंट, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो फाइब्रस उसका मटेरियल बनता है वो वाला, शुगर्स उसके अंदर मौजूद होती हैं जैसे सेलुलोज वगैरह होता है, स्टार्च उसके अंदर प्लांट के अंदर मौजूद होती है। तो ये इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में ये फास्फोरस जो है वो हेल्प करता है प्लांट। दूसरा, इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, ये डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देता है। अब यहाँ पे एमसीक्यू में ये चीज़ भी याद रखनी है आपने कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर भी रेजिस्टेंस बढ़ा रहा था और ये जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है ये भी रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है। तो मतलब दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यू में याद रखना आपने कि पोटेशियम और फास्फोरस दोनों इस लिहाज से सेम है। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन हेल्दी रूट डेवलपमेंट। जो फास्फोरस था वो सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था ना लेटर स्टेजेस में, और ये जो है रूट की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा होता है पोटेशियम जो आपका। उसके बाद इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ सीड्स, फ्रूट्स एंड सीरियल, सीड्स, फ्रूट्स
और सीरियल्स वगैरह की जो पकने का अमल होता है ना, राइपनिंग, उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। वो जो आपका फास्फोरस था वो उसके सिर्फ फार्मेशन की स्पीड बढ़ाता है, मतलब सीड फ्रूट फार्मेशन की जो स्पीड है उनको वो बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है, और ये उनको फाइनल जो मुकम्मल हो गया उसके बाद पकने का अमल जो होता है, तो पकने के अमल में उसको वो हेल्प करते हैं पोटेशियम आपका। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन फंक्शन के हवाले से। फंक्शन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर हो गया, फंक्शन ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर हो गया, और इससे पीछे हमने फंक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर किया था। इसमें भी हमारे पास एक ही एग्जांपल आती है जी पोटेशियम नाइट्रेट की, कि ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि पोटेशियम नाइट्रेट को डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन से कैसे बनाते हैं, उसमें ये रिएक्शन आप लिख लेंगे। अब डबल डीकंपोजिशन आप इसे बोलते हैं ना, कि जैसे ये देखो सोडियम नाइट्रेट भी पानी में हल है, एक्वस है, पोटेशियम क्लोराइड भी एक्वस पानी में हल है। तो एक का सोडियम दूसरे के क्लोराइड से मिल गया रिएक्शन के बाद, और एक का पोटेशियम दूसरे के नाइट्रेट से मिलके पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन। तो इसको इसलिए नाम दे रहे हैं डबल डीकंपोजिशन का। अब ये देखें ना, दोनों के एंड पे एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों साल्ट्स पानी के अंदर डिजॉल्व है, हल हुए हुए, ठीक हो गया। अब जब आप इसको, अब मैंने इनको अलग करना तो कैसे करूं, तो फिर हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो जैसे आप प्रोसेस करते हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला, कि 3-4 लिक्विड इकट्ठे हो, तो आप उसको हीट करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉयल होता है और ऊपर बॉयल होके चला जाता है, गैस फॉर्म में आता है, फिर हम उसको ठंडा करके दोबारा लिक्विड बना लेते हैं, उसको आप बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी तरह प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का, कि 3-4 आपके पास जो साल्ट्स हैं एक ही सोल्यूशन में हल हुए हुए हैं, तो फिर क्या होता है कि वो आप जब उनको ठंडा करते हैं ना, तो उनमें से जिसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, 3-4 साल्ट्स में से जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, वो पहले नीचे बैठ जाएगा, क्रिस्टल बना के नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, कि 3-4 साल्ट्स में से आप एक एक को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसने नीचे यही प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि कंसंट्रेटेड हार्ड सोल्यूशन हम सोडियम नाइट्रेट का लेते हैं, उसको फिर सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड उसमें ऐड करते हैं, और जब उसको गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल जो है वो पोटेशियम सोडियम क्लोराइड में बदल जाती है, और फिर इस तरह पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल में से पास होके एट द बॉटम ऑफ द केटल हमें मिल जाता है। तो पानी थोड़ा सा डालते हैं कि वो ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की डेपोजिशन उसके ऊपर ना हो, फिर उसको ठंडा करते हैं, तो हमारे पास पेल येलो सॉलिड पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स पहले आ जाती है। पहले आने का मतलब ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड की निस्बत से कम है, तो इस वजह से ये फिर पहले क्रिस्टलाइज होकर हमारे पास आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड की बारी बाद में आएगी। इसमें हमारे पास जो 13% नाइट्रोजन आती है और 44% इसमें पोटाश है, यानी ये KNO3, सिर्फ KNO3 की बात हो रही, इसमें 33% 13% नाइट्रोजन की परसेंटेज 13 पर बनती है, और जो पोटाश है यानी पोटेशियम जो इसके अंदर है वो 44% की परसेंटेज बन जाती है। यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एक ही बनता था, डबल डीकम्पोजिशन से कैसे पोटेशियम नाइट्रेट बनते हैं, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, या दूसरा ये हो सकता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, उसमें फिर आप ये रिएक्शन भी लिखेंगे और नीचे जैसे ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया है किस तरह उसको ठंडा करके हम उसकी क्रिस्टल हासिल करते हैं, ये वाला प्रोसेस भी आप बता सकते हैं। MCQ इसमें हमारे पास एक ही ये बनता है, इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है और पोटाश कितने परसेंट है। और लास्ट में हमारे पास आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है वो आपका बस आखिरी लाइन के अंदर जो है ना, जो MCQ में अगर हो चांस हो आना चाहे तो, वरना पास पेपर में वैसे ही MCQ आज तक आया नहीं है, कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र इन 2002 में पाकिस्तान में जो यूरिया की प्रोडक्शन थी फर्टिलाइज़र की, वो तकरीबन ये 56,30,100 मेट्रिक टन्स पर एनम।
एनएम कहते हैं ना ईयर को, यानी इतने मैट्रिक टन मतलब क्यूबिक टन, क्योंकि हम वॉल्यूम बता रहे हैं ना, तो वॉल्यूम जो बताया जाता है वो आपको पता है वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब इस तरह, तो ये टन क्यूब की बात करें, मैट्रिक क्यूब फिर टन क्यूब पर ईयर, एक साल में इतनी प्रोडक्शन थी 2002 में यूरिया की। ठीक है, अब आपकी उसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं आपके नोट्स में से भी इसके, ये एमसीक्यू सारे जो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं काफ़ी सारे इसमें दिए होंगे, लेकिन फिर भी नोट्स जो कि मैंने ही बनाए हैं तो उसमें आगे पीछे काम हो सकता है, तो इसलिए आप बुक को भी ज़रूर साथ लेके चलें, उसमें भी जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करें और उसको भी पढ़ें, फिर आप कुछ पॉइंट्स एक आध अगर एमसीक्यू इसमें मिस हो जाए तो बुक से आपका वो कवर हो जाएगा। इसमें एक एमसीक्यू एक्सरसाइज में दिया जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड जनरली एज डैश पर एकड़, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं थोड़ी अमाउंट में जो चाहिए होते हैं वो पर एकड़ कितने चाहिए, तो उसमें ये उसने पॉइंट दिया हुआ है जी कि वो 5, आपको याद होगा वो था 6 ग्राम से 200 ग्राम तक, जो माइक्रो था वो 6 ग्राम से 200 तक, और जो मैक्रो था उसकी कीमत हमने पढ़ा था वो 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम की, तो इसमें चूंकि माइक्रो का पूछा तो सेकंड बी ऑप्शन हमारी बन जाएगी। उसके बाद हमारा बनता है जी विच 3 एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो हेल्दी ग्रोथ है उसके लिए कौन से 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो हमने वो बात की थी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, या एनपी के वैल्यू बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, तो ये सी ऑप्शन हमारी बनती है जिसमें एनपी और के जो इसका आंसर होगा। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर हेल्प्स प्लांट्स, कि नाइट्रोजन जो कुछ फर्टिलाइजर्स में मौजूद होती है वो प्लांट्स की मदद करती है, नाइट्रोजन का यूनिक फंक्शन टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, डिजीजेस के अगेंस्ट जो फाइटिंग थी वो तो आपको याद होगा या पोटेशियम ने दी थी या फास्फोरस ने दी थी, तो प्रोड्यूस फैट, फैट प्रोड्यूस करने में ये भी नहीं था ऑप्शन कोई भी, फोटोसिंथेसिस में जाने के लिए ये भी नहीं था, टू प्रोड्यूस प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस, तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होती है ना, तो इसलिए नाइट्रोजन का यानी फर्टिलाइजर में जो है वो हम ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी फास्फोरस हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ, फास्फोरस किसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, रूट था, लीफ था, स्टेम था और सीड था। अच्छा, उसमें अगर आप उसके फंक्शन को देखें ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वो ये है कि जो फास्फोरस के फंक्शन थे ये, उसमें हमारे पास आता था सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन जो है उसको ये एक्सेलरेट कर लेता, अब वो यहाँ पे उसने यही पूछा सीड और, तो हमारे पास फ्रूट तो कोई नहीं, सीड ऑप्शन, तो डी वाली ऑप्शन आ जाएगी, ठीक हो गया, मेरे ख्याल में तक स्टेम और सीड दोनों उसमें आ रहे हैं, ठीक है जी, वो फ्रूट और सीड है, तो फ्रूट तो यहाँ है नहीं, तो सीड हमारे पास मौजूद है, बस सीड की ऑप्शन टिक हो जाएगी यहाँ पे। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज नॉट यूज्ड फॉर विच क्रॉप, अमोनियम नाइट्रेट कौन से फर्टिलाइजर के लिए यूज, कौन सी क्रॉप के लिए यूज नहीं होता, तो हमने अभी बात की थी पैडी राइस का ना, मैंने आपको बताया था ये एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू शायद और काफ़ी पास पेपर में भी आया हुआ है ये सवाल, तो सी डी ऑप्शन हमारी बनती है पैडी राइस, जिसके लिए इसको यूज नहीं किया जाता। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, व्हाई आर दे यूज, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमें प्लांट्स को वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो ज़रूरत, वाई आर दे यूज, ये क्यों ज़रूरी है, तो हम कहते हैं उसकी ज़रूरत इसलिए है कि वो हमारे जो पॉपुलेशन का साइज़ है ना, जितनी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन को खुराक को कवर करने के लिए, जितनी उसको खुराक चाहिए उसको कवर करने के लिए फिर हमें फर्टिलाइजर्स खेतों में डालने पड़ते हैं। इसको मैं फिर रिपीट कर दूं क्योंकि हमने लास्ट में बात की थी ना कि जो खेत होता है, एक खेत है 1 एकड़ है, तो उसमें से पहले मैंने 2 मन गंदम ली थी, अब आबादी ज़्यादा और मुझे 10 मन इसमें से मिले तो फिर मेरा भी गुजारा होता है बेच के, और जो लोग हैं वो आबादी जितनी ज़्यादा है उनका भी गुजारा होता है,
तो फिर ज़मीन के अंदर जो नेचुरल कुदरती तौर पे जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो थोड़े हैं, वो तो 1 मन 2 मन या 3 मन के लिए काफ़ी, 10 के लिए तो नहीं है। तो फिर हम आर्टिफिशली खुद से उसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो उसको फर्टिलाइजर का नाम दे दें। ठीक है, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पास पेपर के हवाले से, ये हमने ज़रूर करना है। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन बेसिक फंक्शन नाइट्रोजनस फर्सल इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करें इसको। और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन था ये स्टेप्स का फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध दफ़ा वाला ये सवाल है, तो ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन जो है ना, अमोनियम कार्बामेट की प्रेपरेशन कैसे, और फिर उससे यूरिया की प्रेपरेशन कैसे, ये 2 रिएक्शन वाले क्वेश्चन ज़रूर करें उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में। बेसिक फंक्शन ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइज़र और बेसिक फंक्शन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर, दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर करने हैं आपने, इसको नहीं आप स्किप कर सकते। अब ये जैसे शॉर्ट, ये पास पेपर का सवाल है जो मैंने लिखा हुआ है कि राइट अ नोट ऑन डाईअमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर। ये डाईअमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर, उसके ऊपर नोट लिख देते, इसमें उसकी प्रेपरेशन बता दी, उसके अंदर जो परसेंटेज वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो बता दी बस। इसी तरह ये भी पास पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन अमोनियम फर्टिलाइजर। एक आध दफ़ा ही आया हुआ है, लेकिन सवाल है पास पेपर में। इसमें अमोनिया के बारे में बता दिया सिंपल शॉर्ट करके। इस तरह राइट अ नोट ऑन अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, और ये राइट अ नोट ऑन पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक होगा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हो तो आप इसको लिख सकते हैं। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, की एक्सरसाइज का सवाल है कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है क्या, इनका फ़ायदा है, आगे चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है ना, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी फसलें उगाई जाती हैं और उनको जो है ना बाहर मुल्क जो है उनको भेजा भी जाता है। तो इसको इसलिए फिर हम कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि पाकिस्तान में ये प्लांट्स वगैरह एग्रीकल्चर पे काम होता रहेगा, और उसके लिए फिर ये फर्टिलाइजर वगैरह कंपाउंड भी चाहिए होंगे ज़रूर से। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फ्लोरिश करेगी, वो उसका मतलब कभी भी फ्लॉप नहीं होती। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनाया हुआ है जी, एक ये वाला कि राइट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटीज़ ऑफ फर्टिलाइजर। आपकी बुक पे 6-7 पॉइंट थे, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स बना के ना उसको लिख दिया। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे पॉइंट बुक से। दूसरा यूरिया के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, ये जैसे बना हुआ, लेकिन आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम के पास पेपर में आपके ना इस चैप्टर में से पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता 15वें चैप्टर में से। तो लॉन्ग क्वेश्चन ना आने का मतलब ये है कि अभी तक पिछले 4-5-6 सालों में तो इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन में हिस्सा नहीं बना, पेयरिंग में नहीं आया, इसलिए लॉन्ग के आने के चांसेस कम है, शॉर्ट के आने के ज़्यादा हैं। तो इसलिए शॉर्ट के हवाले से आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और उनके यूजेस बता दें, या व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड व्हाई दीज आर नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। ये अब एक्सरसाइज में सवाल है। अच्छा, असल में लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं इस चैप्टर में से ना, तो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की मद में देखूं तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लिखा हुआ है एंड देयर यूजेस की बात की हुई है, तो इस केस में ये तो एक बड़ा लंबा चौड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना, कि मुझे उसके क्लासिफिकेशन में बताना पड़ेगा ये तीनों नाइट्रोजनियस कौन से, फास्फेटिक कौन सी है, फर्टिलाइजर कौन से, फिर उसके बाद यानी टाइप्स आ गई उसमें, फिर आगे ये भी बताना पड़ेगा कि उसके यूजेस कौन कौन से, नाइट्रोजनस के क्या काम है, फास्फेटिक उनके आगे यानी शॉर्ट, तो ये 4 पॉइंट उसमें आ जाते हैं। या व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड व्हाई दीज आर नीडेड फॉर प्लांट, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से और प्लांट्स के लिए क्यों चाहिए, तो वो भी यही आप बताएंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी या एसेंशियल आपके हैं फर्टिलाइज़र है। तो ये प्लांट्स को क्यों चाहिए, उनके फिर आप फंक्शन बता देंगे कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स के क्या काम है, फास्फेटिक के क्या है, पोटेशियम के क्या है। तो ये ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए उन्हीं की नंबरिंग दे दी है, तो आप वही जो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे उसके साथ आपका ये लॉन्ग भी हो जाएगा अगर आए तो। वैसे तो आपको बताया मैंने कि स्ट्रक्चर में से लॉन्ग नहीं आता, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं या MCQ हमारे पास बनाए जाते हैं। ठीक हो गए, तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है आपकी। और उसके बाद हमारा सीमेंट है, ये इंशाल्लाह
कल मंडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तो ये सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये स्टार्ट कर लेंगे। तो आज हमारा इतनी काफ़ी है। ठीक, चलो इसमें फिर से